जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, यानी कि फिजिक्स के लॉ को समझने के लिए हमको कुछ क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में हम बात करते हैं फोर्स। जो भी चीज आप फिजिक्स में पढ़ोगे जिसका यूनिट होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा और जिसका यूनिट होगा, वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स हो गया, आप पढ़े होगे डिस्टेंस, यस और नो। और क्या पढ़ा आपने, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा, यस और नो। और भी बहुत चीज पढ़े होगे। क्वांटिटी कम थोड़ी है, बहुत सारा क्वांटिटी है। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नो नहीं, नो सर। क्लियर हो गया। ईटीसी बहुत सारा क्वांटिटी है, टॉर्क है, फोर्स है, एनर्जी है, यस और नो। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ नेचर ऑफ फिजिक्स, यानी नेचर के लॉ को समझने के लिए, नेचर एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करता है, उसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, जिसका नाम, जिसको हमने क्या कहा, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब हम अगर बात करें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो सर ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो और आप अब जितना भी फिजिक्स में पढ़ोगे वो सब फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है, एक चीज फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनना। एक सेकंड, एक सेकंड। चलो, हाँ, फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए एक चीज और हमें पता होना चाहिए कि कोई भी क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो नेचर के लॉ को तो एक्सप्लेन करेगी, साथ साथ हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है, मस्ट बी मेजर्ड, यानी कि हमें उसको मेजर किया जाना चाहिए। अगर कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो हम उसको मेजर कर सकेंगे, माप सकेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं लेंथ, तो लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, ऐसा यूनिट? न्यूटन। न्यूटन। और सीजीएस यूनिट? डाइन। सीजीएस डायन। ग्रेट, डायन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपको पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमको मेजर किया जाना चाहिए, उसको मेजर कर सके कि क्वांटिटी कितना है, उस कितना है उसको बोलते हैं मेजर्ड करना, यस और नो। जैसे लेंथ, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का बात करें तो हम बोलेंगे वो लेंथ 10 मीटर का है या 5 मीटर का, तो हम मेजर करें कि वो कितना है, द क्वांटिटी, हाउ मच इज द क्वांटिटी, इज दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड किया जाना चाहिए, यस और नो। क्या मेजर किया जाना चाहिए, तो जो चीज मेजर, बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, दिख रहा है, सबको विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात बताए कि सर क्या मेजर करेंगे कोई फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसका मैग्नीट्यूड, क्या मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या मेजर करेंगे, तो मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है ये समझना होगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी फिजिकल, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड है। क्या मतलब है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर टाइम्स इनटू यूनिट। ये जो चीज ऐसे लिखा रहता है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल में हमने लिया लेंथ, तो लेंथ को मैं 10 लिखूंगा तो पता चलेगा कि क्या है ये, या अधूरा या पूरा है मैग्नीट्यूड, 10 मैग्नीट्यूड है या कुछ इतना लिखने से लेंथ समझ में आ जाएगा? नहीं, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये मीटर होगा, किलोमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा, क्या होगा। तो क्या हमको मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा? इस पूरे क्वांटिटी को हम बोलेंगे, उस पूरे क्वांटिटी को लेंथ का मैग्नीट्यूड बोलेंगे। 10 मीटर, 10 सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, 10 मीटर कंप्लीट नंबर इनटू यूनिट। जैसे मान लो मैं फोर्स मेजर कर रहा हूँ, तो फोर्स मैं कैसे लिखूंगा, 20 न्यूटन। 20 लिख दूं तो मेरे को पता ही नहीं कि 20 न्यूटन है या 20 डाइन है, यस और नो। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, हर को फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड होना चाहिए, उसको मेजर किया जाना पॉसिबल होना चाहिए, यस और नो। अब अगर मेजर करोगे तो मेजर करने के लिए डिवाइस का भी होना जरूरी है। कैसे मेजर करेंगे, तो उसका डिवाइस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे एरर चैप्टर में, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे मेजर करते हैं, यस और नो।
अभी तो सिर्फ ये पढ़ेंगे कि क्या मेजर करेंगे, तो हर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप समझ सकते हैं परिमाण, कोई भी क्वांटिटी कितना है, यस और नो। जैसे मान लो आप बाल्टी में पानी रखते हो तो अनलिमिटेड पानी थोड़ी रखते हो, बाल्टी का तो एक कैपेसिटी होता है, तो जितना बाल्टी पानी होल्ड कर सकता है वो बाल्टी का मैग्नीट्यूड होगा टू होल्डिंग कैपेसिटी। क्लियर है क्या ये बात सबको? चलो आगे बढ़े। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखेंगे? तो कोई भी फिजिकल को, हर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे नंबर इनटू यूनिट। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा कुछ बातें, आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लेंथ मेजर किया, तो लेंथ का कितना यूनिट है आपको पता? लेंथ को मीटर में भी मेजर किया जा सकता है, लेंथ को सेंटीमीटर में भी मेजर किया जा सकता है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर बताओ मेरे को, अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा? 1 मीटर अगर मैं लिख रहा हूं या 100 सेंटीमीटर, पता है ना 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, यस और नो? तो अगर आप देखो मैंने क्या किया, मैंने मैग्नीट्यूड वही रखा है, चाहे आप 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, दोनों बात तो सेम है, एक ही मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। बट जैसे ही आपने यूनिट छोटा किया, मीटर से सेंटीमीटर में गए, तो नंबर क्या हो गया? बढ़ गया, यस और नो? दिख रहा है क्या आपको? नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर है? बोलिए, क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। Yes. आप देखो 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, मैग्नीट्यूड तो सेम है। यानी अगर मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए अगर आप यूनिट चेंज करते हो तो नंबर में भी चेंज होता है, यस और नो? अगर आप यूनिट छोटा करोगे, यानी आपको पता है ना 1 मीटर बड़ा या 1 सेंटीमीटर बड़ा, कौन बड़ा है बताओ तो? Submitter. मीटर बड़ा है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यस और नो? तो अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में जब लिखोगे तो आप देखोगे कि 100 बढ़ जा रहा है, यस और नो? यानी जब आपने यूनिट छोटा किया है तो नंबर बढ़ जा रहा है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े। तो हमें ये समझ में आया, यहां से एक बात ध्यान से सुनना, हमें एक बात समझ में आया, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड दैट इज नंबर इनटू यूनिट। अगर तुम इसको कांस्टेंट रखते हो, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो, बट अगर तुम मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हो और नंबर या यूनिट किसी को चेंज करोगे तो आपको पता चलेगा नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, यस और नो? समझ में आया क्या? फिर एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मैंने लेंथ ले लिया 20 मीटर, मैं इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकता था, तो कितना लिखता? 2000 सेंटीमीटर, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? किलोमीटर में भी लिख सकता था, किलोमीटर में कितना लिखता बताइए? 0.02 किलोमीटर, यस और नो? बोलिए। तो अगर ध्यान से देखो, मीटर से जब आप सेंटीमीटर गए, चाहे 20 मीटर लिखिए या 2000 सेंटीमीटर लिखिए या फिर 0.02 किलोमीटर लिखिए, लेंथ का मैग्नीट्यूड तो सेम है, चाहे तुम 20 मीटर बोलो या 2000 मीटर बोलो या 0.02 किलोमीटर बोलो, सबका मैग्नीट्यूड तो एक ही बात है। अगर आप मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए यूनिट या नंबर में चेंज करेंगे तो नंबर हमेशा क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यूनिट के। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? क्लियर? इसका क्या मतलब है? अगर आप यूनिट बढ़ाइएगा तो नंबर घटेगा और अगर नंबर छोटा कीजिएगा तो यूनिट बढ़ेगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. No, sir. ये चीज तब हमने बात की जब हम n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u बोल रहे हैं, तो हम ये मान रहे कि क्या कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप सो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, और बात करने का जरूरत है क्या? अच्छा अब बताइए, नंबर और यूनिट अगर आपने बनाया है तो अगर बताइए मैग्नीट्यूड को मैं कांस्टेंट रख के यूनिट बढ़ाऊंगा तो नंबर घटेगा बढ़ेगा? घटेगा, यस और नो? तो क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? बट ये ग्राफ जब बन रहा तो इस ग्राफ को समझना होगा कि इसमें क्या कांस्टेंट रखा हमने, n इंटू यू का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, यस और नो? तब ये ग्राफ बन रहा है। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. क्लियर है? अच्छा अगर आपसे बोला जाए,
अगर आपसे बोला जाए मान लीजिए ये मैग्नीट्यूड है n इंटू यू वर्सेज यू, कैसा बनेगा इसका ग्राफ? Constant function, straight line Parallel to स्ट्रेट लाइन x-axis. पैरेलल, और n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u होगा तो कैसा बनेगा? अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखे तो ऐसा बनेगा। क्लियर है Rectangular क्या? hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्रेट, गुड। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बताइए जल्दी, किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म। चलिए आगे बढ़ जाए क्या? Yes, sir. ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ जाए क्या? तो ये हो गया। आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया क्या? यस और नो? Yes. Yes. चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन के बारे में, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अगर आप फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करिएगा, ठीक है, अगर आप फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन में बात कीजिएगा तो हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इस बेसिस पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को 3 मेजर कैटेगरी में बांटा है। फिजिकल क्वांटिटी को 3 मेजर कैटेगरी में बांटा है। क्या क्या है, ध्यान से सुनते चलिए। सबसे पहला कैटेगरी हम बोलते हैं स्केलर। किसको बोल रहे हैं? स्केलर। दूसरा क्वांटिटी बोल रहे हैं वेक्टर, ठीक है। और एक तीसरा जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है क्या? Tensor. टेंसर, ठीक है। एक को बोला हमने स्केलर, एक को बोला हमने वेक्टर और एक को बोला हमने टेंसर। क्लियर सबको? यस और नो? ठीक है क्या सबको? अरे Yes, बोलिए, sir. कोई दिक्कत Yes, वाली sir. बात? चलिए आगे बढ़ जाए क्या? Yes, sir. चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर की। किसकी बात करेंगे भाई? स्केलर की बात करेंगे। एक सेकंड, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले स्केलर की। कोई बता सकता है क्या होता है स्केलर? कोई बता सकता है क्या स्केलर क्या होता? मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। Magnitude होता है sir. Yes, sir. Negative without direction. मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। अच्छा, ठीक है। ये वो क्वांटिटी होता है, दीज आर दोस क्वांटिटी which have only magnitude for its complete description। ठीक है, ध्यान से सुनिए। यानी कि वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या मेरी बात आप, क्या मेरी आवाज रिपीट कर रही है क्या? इको आ रही है क्या? अब ठीक है सर। अब ठीक है ना? यानी ये वो क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए आप दुकान गए और आपने दुकान वाले को बोला भाई साहब मेरे को 5 किलो आटा दीजिए, तो दुकान वाला आपसे ये बोलेगा कि आपको शक्ति भोग का आटा चाहिए या किसी दूसरे कंपनी का आटा चाहिए। इससे ज्यादा थोड़ी आपको ये बोलेगा कि इस डायरेक्शन में चाहिए या उस डायरेक्शन में चाहिए। यस और नो? जब आपने दुकान वाले को 5 किलो आटा बोल दिया तो वो समझ जाए कि इतना ही आटा चाहिए उसको। इसका मतलब मास, इसका मतलब जो मास है। यस और नो? मास कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है क्या सबको? वैसे ही
हम अगर डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यस और नो। एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें, एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। प्रेशर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी दीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। और बात का जरूरत है क्या इसमें? सर एरिया हमारा स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? एरिया को हम दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। थोड़ा हम लोग आज स्लो हैं, लेकिन रफ्तार में धीरे धीरे बढ़ा दूंगा। मुझे जैसे जैसे आपका लगेगा कि आप ये सब आता है क्या सबको? यस सर। चलिए मेरे को थोड़ा आइडिया लगने दीजिए कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। एक सेकंड। एक सेकंड, चलिए। एक सेकंड। चलिए तो वेक्टर आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, स्केलर समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर। किसकी बात कर लेते हैं? वेक्टर। अच्छा, स्केलर का कुछ प्रॉपर्टी बता सकते हैं क्या कोई? स्केलर का कुछ प्रॉपर्टी बता सकते हो क्या? हेलो, यस सर सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन इनका स्केलर ही होगा। क्या चीज? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते हैं सर स्केलर। हाँ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो, हाँ देख लेते, एक मिनट, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते स्केलर की। अभी तक जो आप लोग जितने भी क्वांटिटी से जिंदगी में अभी तक जो रूबरू हुए ना, वो सब स्केलर है। वो सब क्या है? स्केलर। जैसे 2 + 2 क्या होगा? 4 आएगा, यस और नो। ये स्केलर का प्रॉपर्टी है, नॉर्मल अलजेब्रा है ना। 4 - 3 कितना आएगा? 1। नॉर्मल अलजेब्रा, यस और नो। स्केलर एकदम नॉर्मल, 2 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4, है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये सब स्केलर है। मनी क्या स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। स्केलर है, मनी में ऐड होगा, यस नो। सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन जो फॉलो करेगा। क्लियर है सबको? हाँ या ना? बोलिए। सर स्केलर नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। टेम्परेचर स्केलर है, नेगेटिव हो सकता है ना। ठीक है। स्केलर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाएगा। यस सर। चलिए यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब हम नया कैटेगरी की बात करेंगे, वेक्टर। किसकी बात करेंगे? वेक्टर। सुनते हुए चलना। वेक्टर क्या बता सकता है कोई? These are those quantity which have मैग्नीट्यूड प्लस Magnitude plus direction which and have follows both that magnitude vector. direction and added as per vector law of addition. मैग्नीट्यूड भी है ना, जिसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, ये दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यस और नो। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और एक चीज इसके पास होता है कि ये किसको फॉलो करता है? वेक्टर लॉ वेक्टर लॉ या वेक्टर अलजेब्रा। किसको फॉलो करता है ये? वेक्टर अलजेब्रा। क्या होता है वेक्टर अलजेब्रा, उसकी बात करेंगे, ठीक है। जिसको आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोल रहे हो, है ना, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, सिर्फ ये दोनों होने से वेक्टर नहीं हो जाएगा, उसको साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करना होगा, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या? फोर्स कैसा क्वांटिटी है, कोई बता सकता है क्या? वेक्टर। Vector. ठीक है, बहुत अच्छा। फोर्स वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी Vector. और Vector.
वेक्टर, और टॉर्क, टॉर्क, velocity, acceleration, टॉर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एरिया, एरिया, एरिया वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, और भी बहुत सारा क्वांटिटी है। तो क्या हम इसको ईटीसी कर दे? यस और नो? क्या कर दे हम इसको? ईटीसी कर दे? क्लियर है क्या मेरी बात yes sir, आपको? यस चलिए सर, आगे बढ़ जाए। सर ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं टेंशन पे, फिर वापस वेक्टर पे आएंगे। अभी हम लोग वेक्टर के प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक और क्वांटिटी लिख लेते हैं, टेंसर। किसकी बात कर रहे हैं हम? टेंसर। ठीक है, क्या होता है टेंसर, कोई बता सकता है क्या? सर टेंसर क्या होता है बताओ? सर वो क्वांटिटी जिसमें जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उनके पास एक खुद का प्लेन होता है एक्ट करने के लिए। जो वेक्टर होते हैं उनका सर खुद का, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते। यस ग्रेट, क्वांटिटी है जिसके पास पर जैसे मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास डायरेक्शन भी है। क्या है? दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी और उसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है, बट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ या वेक्टर अलजेब्रा, है ना? वो सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल में करंट, किसकी बात कर रहे हैं हम? करंट। जैसे एग्जांपल में देखो, मान लो दो वायर है, जिस एक तीसरा वायर ऐसा है, यस और नो, और इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। सोच, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ कितना करंट जाएगा? कितना जाएगा? 5 एम्पीयर, 5 एम्पियर। ठीक है, मान लो ये θ1 एंगल है। अब मैं अगर इसको θ2 एंगल चेंज कर दूं, ध्यान से सुनना, एंगल चेंज कर दिया दोनों के बीच, अब भी कितना जाएगा? 5 5 ही यस। जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कैसे ऐड कर रहे हैं, सिंपल ही एडिशन हो रहा है। जबकि करंट के पास दोनों चीज है, यस और नो, डायरेक्शन भी और मैग्नेटिक भी है, यस और नो। आपको पता है कि अगर किसी रजिस्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो इसके पास एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आता है और करंट हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल ही जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ, हेलो, yes sir, आगे बढ़े। यस चलो, सर। yes sir, टेंसर समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, बट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा, लॉ। एग्जांपल में करंट। और कोई हो सकता है क्या टेंसर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा एग्जांपल क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हेलो, yes यस sir, सर। हेलो, ठीक है, ऑडिबल हूं मैं? चलिए आगे बढ़ चलते हैं, बहुत बढ़िया। yes sir, चलो एकदम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का मेन फोकस रहेगा वेक्टर पे। हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? वेक्टर पे, ठीक है ना? तो वेक्टर दोज क्वांटिटी विच हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर को कैसे लिखते हैं सर? तो सबसे पहले बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो लिखते कैसे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट लिखने का तरीका, कोई भी अगर ए वेक्टर लिख रहे हो, मान लो कोई वेक्टर है, तो लिखने का सिंबॉलिकली तरीका है कि विथ एरो, यस और नो? ये वेक्टर नोटेशन है। दिस कंप्लीट नोटेशन डिनोट द वेक्टर, यस और नो? सिंबॉलिकली। जरूरी नहीं कि वो स्मॉल हो, कैपिटल भी हो सकता है। एक ऐसा, या बी वेक्टर ऐसा लिख दिया आपने, किसी ने सी वेक्टर ऐसा लिख दिया, किसी ने डी वेक्टर ऐसा लिख दिया, यस और नो? तो जब आप सिंबॉलिकली वेक्टर को पेपर में दिखाओगे, वेक्टर आपको हवा में थोड़ी दिखेगा, उसको तो आपको लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो लिखोगे सिंबॉलिकली कैसे? तो लिखने का तरीका ये है कि एक अल्फाबेट विद एरो। इसमें जो अल्फाबेट है, इस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड, यस और नो?
और ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड और एरो। आई होप सो। नेक्स्ट एक और तरीका है कि दिखता, हाँ बोलो बोलो बोलो। नो सर कुछ नहीं। बोलो 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 बोलो। हेलो यस सर। हेलो बोलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस बीच बीच में यस सर आ तो रही है। वेक्टर के पास दोनों चीजें बीच बीच में लैग कर रही है क्या थोड़ी? नो सर। यस सर। यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा 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 अच्छा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया वेक्टर को कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक दूसरा वेक्टर दिखता कैसा है। आपसे पूछा आपको वेक्टर कैसा दिखता है, तो वेक्टर ज्योमेट्रिकल अलाइन विथ एरो। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका एरो के साथ, यस और नो। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर दिखता कैसा ज्योमेट्रिकली? जैसे आप बोलते हो ना एप्पल, एप्पल कैसा दिखता, तो उसका डायग्राम बना दोगे तो ज्योमेट्रिकली जैसा दिखेगा, अलाइन विथ एरो। क्लियर है? ये जो लाइन का लेंथ यही है ए वेक्टर, समझ में आया? जैसे अब ये जो लाइन का लेंथ होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इसका मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को तुम ए से भी लिख सकते हो, और जो एरो है ये इसका डायरेक्शन बता रहा होगा कि भाई साहब ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। क्लियर है क्या? जैसे मान लो मैं एक बी वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया बी वेक्टर का। इसके पास एक टेल है, इसको क्या बोलते हैं? टेल, पुच्छी। और ये क्या हो गया? हेड। यस और नो? तो ये हो गया टेल और हेड। इस लाइन का जो लेंथ होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को हम बी से भी लिख सकते हैं, या फिर बी वेक्टर लिख दो और आगे तरफ मॉड दे दो। मॉड देने का मतलब आपने डायरेक्शन हट। ठीक है, बोलिए। तो किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर सपोज करो पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर को आप ऐसे लिख दोगे, यानी इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड लेंथ से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? यस सर। हेलो, यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो वेक्टर को लिखते कैसे ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना? अब हम जब भी वेक्टर बनाएंगे तो जिंदगी भर आपको याद रखना कि वेक्टर को अलाइन विथ एरो से रिप्रेजेंट करना है ना? तो जैसे मान लो पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर लिखते ऐसे, अब दिखेगा कैसे स्पेस में? तो हम एक लाइन बनाएंगे, एक एरो बनाएंगे। ये लाइन का लेंथ उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, एरो बता रहा हो कि इस डायरेक्शन में, स्पेस में जो डायरेक्शन है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अब जब पी वेक्टर आपने लिखा तो पी वेक्टर के पास दो चीजें है, एक तो है मैग्नीट्यूड, मॉड से लिख दिया मैग्नीट्यूड, और एक है इसका डायरेक्शन। अभी मैं डायरेक्शन को एरो से दिखा रहा हूं, मतलब स्पेस में इधर। ठीक है, या फिर मान लो आप सी वेक्टर लिख रहे हो, मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर ऑटोमेटिकली लिखो कैसे? ए वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड है और उसके साथ इसका डायरेक्शन भी है, तो दोनों को लिख दिया। इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड इट हैज अ डायरेक्शन। आई होप सो ये बात समझ में आ गई। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ये समझ आ गया कि आपको वेक्टर? ठीक है, यस सर। चलिए अब बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन को लिखने का कई तरीका हो सकता है। हम आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे तो हम डायरेक्शन की बात करते जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि जैसे मान लो ये वेक्टर ऐसे बनाया हुआ, मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर, और ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, ये हो गया ओरिजिन। तो डायरेक्शन हमको पता है ये इधर है, तो इसको बताने का तरीका है कि इससे कितना एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज में, रेफरेंस, इसको बोल देंगे रेफरेंस लाइन। क्या बोल देंगे? रेफरेंस लाइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। तो एंगल अगर मैं बता दूं तो मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूं, तो कई बार डायरेक्शन के लिए आपको एंगल भी बताएगा, कई बार मैं इसको एरो से दिखाऊंगा, और आगे चल के इसी डायरेक्शन को हम आगे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? प्रोफेशनल तरीके से यूनिट वेक्टर से। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मतलब उसका डायरेक्शन बताएगा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ओनली डायरेक्शन। आगे चल के देखेंगे।
तो ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है इधर स्पेस में, इसको हम आगे चल के प्रोफेशनल तरीके से यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. किसी को आगे बढ़? No, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एक सेकंड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ज्योग्राफिक नेचर है ना, ये आपको बातें समझ में आ गई। अच्छा देखिए, अभी मैंने बताया ना आपको, कोई भी वेक्टर को आप डायरेक्शन को और भी तरीका दिखाने का, तो पहला तरीका हमने क्या देखा, एक तरीका हमने देखा कि भाई वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस और नो डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन को मैं जैसे मान लो ये पी वेक्टर मैंने लिखा है, तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, पी वेक्टर के पास है मैथमेटिकली पी का मैग्नीट्यूड और पी का डायरेक्शन। और इसको कैसे लिख सकते हैं, पी का मैग्नीट्यूड, और मैं क्या बोलूंगा, ये अगर रेफरेंस लाइन है एक्स एक्सेस ओ एक्स, तो यहां से जो एंगल बना रहा होगा थीटा, वो ये होगा। क्लियर है क्या सबको? यस और नो बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। तो थीटा से भी डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका और क्या डायरेक्शन बताने का, ध्यान से देखिए इधर। डायरेक्शन एक और तरीका बताया जाता है जिसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप जानते हैं क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट? अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउथ, इधर वाले को क्या बोलते हैं, वेस्ट, इधर वाले को क्या बोलते हैं, ईस्ट। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? यस और नो, ये डायरेक्शन सब लोग जानते हैं, सुनोगा? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Clear है. ठीक है। पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। मान लो एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक, तो हम बोलेंगे टूवर्ड ईस्ट या ईस्ट बोलेंगे, डायरेक्शन बताने के लिए ईस्ट। अगर इस डायरेक्शन में तो बोलेंगे नॉर्थ, इस डायरेक्शन में तो बोलेंगे वेस्ट, इस डायरेक्शन में बोलेंगे साउथ। अच्छा, अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन, मान लो ए वेक्टर ऐसे लिखा हुआ और यहाँ से थीटा एंगल बना रहा, कितना बना रहा, थीटा, तो हम इसका डायरेक्शन ऐसे कोट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कोट करेंगे। मैग्नीट्यूड मान लो पी वेक्टर है ये, तो इसका पी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे पी वेक्टर को लिखने का तरीका है पी का मैग्नीट्यूड, ठीक, और पी का डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, तो या तो हम एंगल बता दे इसको पॉजिटिव एक्स बता करके। हाँ बोलो, दिख रहा है क्या? आप दिख रहा है सर, पहले स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था। अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? हाँ सर, अब दिख रहा है। चलो मैं स्क्रीन एक काम Yes, करता हूँ, sir. इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा तुम लोग पास। अरे एक सेकंड रुको 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 रुको, मैं ऐसे हटा दे रहा हूँ इसको। अच्छा ये बताओ, इसमें लिखने में कोई दिक्कत है क्या तुमको? अगर मैं ऐसे पढ़ा हूँ यहाँ पे, तो इस स्लाइड पे कोई दिक्कत आएगा क्या तुमको? क्लियर विजिबल है ये स्लाइड? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है, इस पे मैं पढ़ा देता हूँ, इसमें ज्यादा आसानी होगा। रुको मैं इसको थोड़ा बड़ा, इस पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, रुको एक सेकंड। चलो ठीक है, ध्यान से सुनो। तो डायरेक्शन बताने का तरीका क्या है, ध्यान से सुना। डायरेक्शन बताने के लिए हमने क्या लिया, ये लिया नॉर्थ, ये लिया साउथ, ये लिया वेस्ट, यहां से बना हुआ। अब फोर्स वेक्टर है तो मान लिया फोर्स है 10 न्यूटन का, ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो जब 30 डिग्री है तो हम इसको रीड कैसे करेंगे डायरेक्शन को, ध्यान से सुनना। हम बोलेंगे वेक्टर जो भी फोर्स है,
वो जो भी फोर्स है, ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा मोटा कर दे रहा हूं, जो भी फोर्स है, ये जो भी फोर्स है, यस और नो, तो ये जो भी फोर्स है दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन बताना है, तो हम बोलेंगे 30 डिग्री, है ना, क्या बोलेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या मतलब हुआ नॉर्थ ऑफ ईस्ट का, यानी ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, ईस्ट की तरफ देखो और रोटेट करो नॉर्थ की तरफ, तो यहां से 30 डिग्री। क्या क्लियर हुआ आपको? जैसे मान लो यहाँ पे मैं बना दूं एक वेक्टर, मान लो मैंने ये बना दिया और ये एंगल मान लो 60 डिग्री बोला, तो इसका डायरेक्शन क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे इसका डायरेक्शन? साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से साउथ की तरफ। यहाँ खड़े हो जाओगे, वेस्ट की तरफ देखोगे, साउथ की तरफ टर्न करोगे। क्लियर हो गया क्या सबको ये बातें? यस और नो बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? Yes, sir. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। अगर हम एक और एग्जांपल ले, मान लो हाँ, मान लो एक वेक्टर है ऐसा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक, ऐसा है। अब मान लो वो वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक, और यहां से बना रहा है 37 डिग्री, तो क्या बोलेंगे इसको? बताइए इसका 37 डायरेक्शन क्या डिग्री बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, 37 degree 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर कोई वेक्टर मान लीजिए ऐसा है और ये 45 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है? 45 डिग्री, तो हम सिंपल सा बोल देंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोल देंगे? नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ। जब भी एंगल नहीं बोले और सिर्फ दो डायरेक्शन बताए, इसका मतलब उसके बीच से पार हो रहा है। कहां से पार हो रहा है? एंगल बाइसेक्टर, उसके बीच से। क्या क्लियर है आपको ये बातें? यस और नो? यस Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या? चलिए, तो ये बात है, आपको डायरेक्शन का कुछ कुछ बात समझ में आ गया क्या? यस और नो? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो हमें डायरेक्शन कुछ कुछ समझ में आया, अभी हम और डिटेल में आगे चल के डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा अब तक कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे लिखते हैं, हमें वेक्टर कैसा दिखता है, फिर डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे। यस और नो? कुछ कुछ बातें हमने अभी तक देखी, क्लियर है। अब हम तो दो तीन चीज बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। कितने कितने तरह का टाइप है, बहुत ज्यादा इसमें फोकस नहीं करना। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर। किसकी बात करेंगे? इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। क्या है इक्वल वेक्टर्स भाई, कोई बता सकता है क्या? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। हाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड सेम हो तो मेरे को ये बताओ, न, समझ में आया क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, यस और नो? डायरेक्शन सेम मतलब स्पेस में सेम तरह सेम डायरेक्शन में वो इंडिकेट करता हो। जैसे ध्यान से सुनना, मान लो एक फोर्स है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, ठीक है, तो एक दूसरा फोर्स है इस डायरेक्शन में, है ना। अब ये आगे पीछे, क्या इसका डायरेक्शन इधर है और इसका भी डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन सेम है। अब अगर इन दोनों का लेंथ भी सेम हुआ, यानी ये भी 10 न्यूटन हुआ, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? बोलो यस और नो? तो अगर कोई दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, यस और नो? डायरेक्शन सेम है, यानी एरो सेम डायरेक्शन में, और दोनों का लेंथ इक्वल है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, यानी मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी एंड द डायरेक्शन इज सेम, देन क्या मैं बोल सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर बराबर है। क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। यस और नो? आगे बढ़े, ठीक है। एक चीज और बताना, रुक जा, एक चीज यहाँ पे और बताना मेरे को, ध्यान से सुनो, कि मान लो एक वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड का, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड का इस डायरेक्शन में, इसके पैरेलल एक फोर्स है, दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है, और ये 20 न्यूटन का, क्या दोनों इक्वल वेक्टर है?
क्या दोनों इक्वल वेक्टर है? yes अरे sir, बोलो, दोनों इक्वल वेक्टर है या नहीं? yes नो sir, सर, नो सर, है ना? नो है या नहीं? अरे बोलो, Yes, sir. है ना इक्वल वेक्टर? है sir, इक्वल वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है नहीं? ये इधर है, ये भी पैरेलल है इसके। यस और नो? कोई magnitude दिक्कत भी वाली same बात? है, yes और sir, मैग्नीट्यूड भी सेम है। यस और नो? मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है Yes, क्या? sir. कितने कितने लोगों को yes, मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है? नो से यूनिट तो अलग अलग है ना। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? नंबर इनटू यूनिट। तो नंबर तो yes सेम है सर, sir, बट same यूनिट name, अलग है। इसका मतलब ये मीटर पर सेकेंड है, ये न्यूटन है। अरे हाँ या ना बोलो ना। क्या दोनों Yes. सेम वेक्टर है? Yes. नहीं। नहीं. डायरेक्शन, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? यस। Yes, sir. अच्छा, कोई भी वेक्टर का Direction डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन को वेक्टरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यूनिट वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिट वेक्टर से। unit तो vector. यूनिट वेक्टर थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये वी वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन, इसके पास दो चीजें, एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड है और एक इसके पास डायरेक्शन है। डायरेक्शन को वी कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी कैप से। क्लियर है? अगर कोई फोर्स है एफ वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन वेक्टरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ कैप से। दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अरे हाँ या ना बोलो ना। क्लियर है? yes sir, Yes, sir. अच्छा, आगे बढ़े क्या? तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। Yes, sir. तो इक्वल होने के लिए दोनों चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होना मतलब नंबर भी सेम और यूनिट भी सेम। इसका मतलब दो अगर इक्वल वेक्टर है तो दोनों सेम क्वांटिटी के होंगे, दोनों सेम क्वांटिटी के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि फोर्स होगा एक और एक वेलोसिटी एक्सेलरेशन, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर है? और बात करने की Yes, जरूरत sir. है क्या? आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अगर इक्वल वेक्टर है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक, और इसके पैरेलल एक और वेक्टर है बी वेक्टर। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों क्या है? दोनों क्या है? पैरेलल है। बोल सकते हैं क्या? यानी yes दो sir, वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अब देखो, मान लो यहाँ पे एक सी वेक्टर है, सबका लेंथ इक्वल है, सबका लेंथ इक्वल है, ये मैंने आपको बता दिया। क्या बताओ, तीनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं? ए कैप जो है, क्या वही बी कैप है? क्या वही सी कैप है? क्यों? सबका डायरेक्शन सेम है, चेक करके देखो, है ना? Yes, sir. और yes सबका sir, मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ सेम है। यस और नो? सबका लेंथ सेम है, yes मैं बोल sir, रहा Yes, हूँ। sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर? क्या तीनों वेक्टर बराबर हो गए? अब तीनों वेक्टर अगर Yes, बराबर sir. हो गए, अगर तीनों वेक्टर बराबर हो गए, इसका मतलब ये हुआ, अगर तीनों वेक्टर बराबर हो गए, इसका मतलब ये हुआ सिंपल सिंपल कि अगर यहाँ पे ए वेक्टर लिखा हुआ था ऐसे और यहाँ पे बी वेक्टर लिखा हुआ था ऐसे, तो बी वेक्टर और ए वेक्टर बराबर है, तो हम बी वेक्टर को मिटा करके वहां पे ए वेक्टर लिख देंगे। यस और नो? इसका मतलब जो वेक्टर मैंने यहां बनाया था, इसको मैं उठा करके बिना रोटेट किए शिफ्ट कर सकता हूँ। यस और नो? ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही डायरेक्शन चेंज होगा। यस और नो? यानी कि कोई अगर वेक्टर है, इसको मैं उठा करके यहां रख दूं, तो क्या वेक्टर चेंज हो गया? क्या बोलो? नो no sir, डायरेक्शन No, भी sir. वही रहा, मैग्नीट्यूड भी वही रहा, तो वेक्टर को कोई चेंज नहीं हुआ। क्या मैं इसको पीछे उठा के रख सकता हूं? क्या मैं इसको इधर उठा के रख सकता हूं? यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ Yes, कि sir. you can translate a vector, you can translate a vector, आप वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अरे हाँ या ना बोलो ना। Yes, sir. रुको हाँ, यू कैन ट्रांसलेट अ वेक्टर, आप वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट रोटेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रोटेट करने से क्या चेंज हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यस सर, हाँ या ना? क्लियर है? yes Yes, sir. रोटेट करने से क्या चेंज हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। Yes, sir.
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि वेक्टर इक्वालिटी से हमको ये समझ में आया कि हम वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट कर देंगे तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी कि यू कैन ट्रांसलेट अ वेक्टर, so vector does not so vector do not change. क्लियर रहा ये बात सबको? वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। तो यानी अगर ये p वेक्टर ऐसे बना हुआ है तो मैं p वेक्टर को उठा करके आगे बढ़ा दूं तो भी p वेक्टर रहेगा, उठा करके मैं यहां रख दूं तो भी ये यही रहेगा, उठा के मैं यहां रख दूं तो भी ये यही रहेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेशन की, वेक्टर के रोटेशन की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर के रोटेशन की। तो जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक। अब इस वेक्टर को मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है, तो क्या वेक्टर सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? चेंज। चेंज हो गया। बट क्या चीज सेम रहा, दोनों में क्या चीज सेम रहा, क्या दोनों का लेंथ इक्वल रहा? Yes, लेंथ में कोई चेंज नहीं किया। बट क्या ए कैप डायरेक्शन, ए कैप का मतलब डायरेक्शन, ए डैश कैप डिफरेंट हो गया? यस और नो? तो Yes, वेक्टर sir. चेंज हो गया, वेक्टर चेंज हो गया, यस और नो? तो क्या रोटेशन से वेक्टर चेंज हो जाता है? यस और नो? क्या वेक्टर को रोटेट करने से वेक्टर चेंज हो जाएगा? Yes, हमेशा हमेशा 2 पाई से रोटेट करेंगे तो वापस में हाँ, Yes. 2 पाई से रोटेट करेंगे तो चेंज नहीं होगा, यस और नो? बट अगर 2 पाई को छोड़ करके 2 पाई, जैसे मान लो ये वेक्टर है, क्या हर रोटेशन वेक्टर को चेंज कर देता है? नहीं। जैसे ये रोटेट कर दिया आपने तो ये चेंज कर देगा। बट मान लो अगर आपने ये वेक्टर लिया पी वेक्टर और आप ऐसे रोटेट करो 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 6 पाई, वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि आपने क्या सीखा यहाँ से, क्या हर रोटेशन वेक्टर को चेंज कर देता? नहीं। क्लियर? क्या रोटेशन वेक्टर को चेंज कर देता है? चेंज कर भी सकता है और नहीं भी चेंज कर सकता, ठीक है ना। ध्यान से देख लो, नोट कर दे रहा हूं मैं। अ रोटेशन may or may not change the direction, ठीक है, ध्यान रहेगा। सो वेक्टर may or may not change, so वेक्टर may or may not change, चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं हो सकता है क्या एग्जांपल है? 360 डिग्री, 2 इंटू 360, 2 पाई है ना, 2 पाई के सिवा और कौन सा एंगल हो सकता है? 2 पाई इंटू 2, 2 पाई इंटू 3, यस और नो? लेकिन इसको छोड़ के बाकी जो 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जैसे थीटा का तुम 2 पाई एन ले लोगे, 2 पाई एन, एन इंटीजर है, एन 1 2 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 0, ये सब है ना, 0 से स्टार्ट होकर, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं हो, नो चेंज इन वेक्टर, नो चेंज इन वेक्टर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है क्या? Yes, sir. इसके सिवा अगर कोई दूसरा एंगल होगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे कैसे वेक्टर को बदल सकते हैं, कोई भी वेक्टर को हम कैसे कैसे बदल सकते हैं। ध्यान से सुनना, मान लो ये एक वेक्टर है, अब इसको हम कैसे बदल सकते हैं? तो एक तरीका है कि वेक्टर के लेंथ में चेंज कर दे, यस और नो? तो ये ए डैश हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है? नो सर। No, क्या sir. ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? बताओ। डायरेक्शन सेम। यस सर। डायरेक्शन सेम है तो क्या सेम होगा? यूनिट वेक्टर सेम है। डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर, यस और नो? तो ए कैप इज इक्वल टू ए डैश कैप, सही है क्या बात?
अच्छा, मॉड ऑफ ए डैश इज नॉट इक्वल टू ए डैश। क्लियर है क्या? तो यानी कि अगर वेक्टर के लेंथ में चेंज कर दोगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, यस और नो? अब लेंथ में चेंज कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। मान लो एक वेक्टर है पी वेक्टर, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? क्या चेंज होगा? लेंथ चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा? लेंथ डायरेक्शन में कोई चेंज? तो अगर मैं 2 से नहीं मल्टीप्लाई होगा। करूंगा तो लेंथ बढ़ेगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर में क्या चेंज होगा? लेंथ का चेंज होगा, बट डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा। अच्छा, क्या लेंथ का चेंज हमेशा होगा? सोचो बी वेक्टर है और मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बी होगा? तो यानी कि Yes, अगर sir. किसी वेक्टर को, यानी कि अगर किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? पॉजिटिव नंबर से, यस और नो? है ना? ध्यान से सुन लो। इफ यू मल्टीप्लाई, इफ अ वेक्टर is multiply with a positive number, then its direction remains same, yes or no? Then its direction remains same, but magnitude may changes, yes or no? may changes क्यों है? may changes क्यों है? क्योंकि 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी थी कि हर बार मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, यस और नो? क्लियर है क्या? यहाँ देख लो एग्जांपल। मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कंफर्म है कि डायरेक्शन में कोई चेंज होने वाला नहीं है ना? ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब कुछ चीजें और देखो। अगर मैं किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? डायरेक्शन क्या चेंज होगा? हो जाएगा। Direction एक change. मिनट, मान लो ये ए वेक्टर है, इसको मैंने -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई किया? -1/2 से। तो मेरे पास हो गया a -a/2 वेक्टर। तो क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, पैरेलल से एंटी पैरेलल हो गया, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। अच्छा, ये अगर p वेक्टर होता अब -1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या चेंज होता? सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो वही रहा, यस और नो? यानी कि इफ a negative number is multiply with a vector, then its direction get reversed. डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? रिवर्स हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट चेंज। समझ में आ गया क्या? यानी किसी वेक्टर को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता। बट अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंफर्म है कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। और बात करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोलिनियर वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, Collinear vector. ठीक है? ध्यान से सुनो, कौन क्या होता है कोलिनियर वेक्टर? पता है क्या कोलिनियर वेक्टर क्या होता? बताओ। सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स। ध्यान से सुनो, देखो अगर कोई वेक्टर कोलिनियर है, मतलब पहले समझो इसका मतलब क्या है। ऐसा वेक्टर जो कि मान लो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को बनाने के लिए एक लाइन खींचना पड़ा ना, ये इसका बेस लाइन है, इसको बोलते हैं बेस लाइन। ये जो लाइन जिस पे वेक्टर बना है, ठीक है? और एक दूसरा वेक्टर है, सपोज करो बी वेक्टर। इन दोनों का बेस लाइन क्या आपस में पैरेलल है या नहीं? क्लियर है? और चूंकि बी वेक्टर को क्या उठा करके ए वेक्टर पे रख सकते हैं क्या?
वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो इसका मतलब बी वेक्टर ए वेक्टर क्या हो गए? कोलिनियर। क्या हो गए? कोलिनियर। क्लास 10 में आपने पढ़ा था 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है, बट 3 पॉइंट कोलिनियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वैसे अगर 2 वेक्टर कोलिनियर है तो इसका मतलब उन दोनों का बेस लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। या सुनो, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर रखा जा सकता है, एक ही लाइन पे आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, ध्यान से सुनना एक चीज और यहाँ पे, एक क्या क्लियर हुआ ये बात? जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसा है, मान लो ये पी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है ये? पी वेक्टर। और एक वेक्टर ऐसा है क्यू वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसा है माइनस एम वेक्टर। क्या तीनों कोलिनियर है? क्या तीनों कोलिनियर है? No, sir. No, यस sir. क्या नहीं है? नहीं है? क्या इसको इसके ऊपर रख सकते हैं, नहीं रख सकते? इसको रख सकते हैं सर। रख दिया। सॉरी, ये एक रख सकते हैं, नहीं रख सकते? रख दिया ना। और क्या इसको इसके ऊपर नहीं रख सकते? सर रख सकते। तो सबका सब एक ही लाइन पे आ गया, नहीं आ गया? यस सर। तो तीनों वेक्टर क्या हो गए? कोलिनियर। कोलिनियर। समझ में आया? क्लियर है? यानी कि ऑल द पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर आर ऑलवेज कोलिनियर। जो भी पैरेलल वेक्टर होंगे वो हमेशा कोलिनियर होंगे, जो भी एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे वो हमेशा कोलिनियर होंगे। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात, ऑल पैरेलल और एंटी पैरेलल vectors are collinear। अरे हाँ है ना, बोलो क्लियर है क्या? आगे Yes, बढ़े। sir. अब आपको Yes. कोलिनियर समझ में आ गया। कोलिनियर वेक्टर है तो मेरे को ये बताओ, 2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? अगर 2 वेक्टर कोलिनियर है तो उसके बीच का एंगल कितना हो गया बताइए? मान लो ये वेक्टर, चलो देख लेते हैं, ये और बी, क्या ये कोलिनियर है? यानी बी को उठा करके यहाँ रख सकते हैं, Yes. तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा का वैल्यू हो गया 0। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 0। अगर दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। 2 वेक्टर के बीच का एंगल, पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? 0। यस और नो? अच्छा, अगर दोनों एंटी पैरेलल में, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो कितना एंगल हो गया? 180. 180। 2 एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोलिनियर वेक्टर के बीच 2 ही एंगल बन सकता है, या तो 0 बन सकता है या तो 180 बन सकता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके, अब एक चीज और ध्यान से सुनना, एक चीज और ध्यान से सुनना, एक चीज और ध्यान से सुनना, ठीक है? एक चीज और ध्यान से सुनना। एक मिनट लिखो, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अब बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि आगे बहुत काम आएगा ये। यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ, देखो मान लो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। अगर मान लो 2 ऐसा वेक्टर है, से ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों कोलिनियर है, तो यानी या तो ये दोनों पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे। दोनों पॉसिबल है, यस और नो? पैरेलल होने का Yes, मतलब sir. दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, एंटी पैरेलल होने का मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, यस और नो? Yes, sir. ध्यान से सुनो, कोई भी कोलिनियर वेक्टर होगा 2 वेक्टर, तो उसको हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है, ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। लैम्डा क्या है? स्केलर। क्या है ये? कोई नंबर है, स्केलर। अब ध्यान से सुनो, अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? ये दोनों क्या होगा? ये दोनों अगर लैम्डा पॉजिटिव, अभी बताया पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम, बताया था ना? तो ये दोनों पैरेलल। और अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? Anti एंटी पैरेलल। समझ में आ गया? यानी अगर 2 वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है और लैम्डा अगर पॉजिटिव है, यानी बी वेक्टर में तुम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ए और बी पैरेलल होंगे,
और अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो ए और बी क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। यानी अगर दो कोलिनियर वेक्टर है तो उसको हम ऐसे हमेशा लिख सकते हैं। अगर मान लो पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कंफर्म है कि पी और क्यू क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है, या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना? तो कोई भी कोलिनियर वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोलिनियर कोलिनियर बात कर रहे हैं तो नॉन कोलिनियर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, नॉन कोलिनियर की। एक मिनट रुको। कोई भी वेक्टर जो कि पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, मतलब उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्लियर हो गया क्या आपको? ये क्या है, नॉन कोलिनियर। Yes, sir. यस और नो? चलो आगे बढ़े क्या? चलो Yes, अब sir. बात होता है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लो एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ स्पेस में, ठीक, और एक बी वेक्टर हवा में ऐसा दिया हुआ। आपसे बोला है फाइंड ए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान से सुनना, ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ स्पेस में और ये बी वेक्टर दिया हुआ। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है. जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर पे। ठीक है, चलो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड को ध्यान से सुनना। मान लो दो वेक्टर तुमको दिया हुआ हवा में, सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. मान लो ये दो वेक्टर दिया हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपसे बोला गया दोनों के बीच का एंगल बताइए। क्या बताइए? दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो हम क्या करेंगे, मान लो मैंने ए वेक्टर को ऐसे ही रखा, मैं बोलूंगा बी वेक्टर को उठाओ ऐसा कि पैरेलली ट्रांसलेट करो। क्या करो? पैरेलली ट्रांसलेट करो और दोनों का टेल को कॉन्साइड कराओ। किसको कॉन्साइड कराओ? दोनों का टेल। आपको क्या करना है, फाइनली दोनों के टेल को कॉन्साइड कराना। ठीक है, या तो दोनों के टेल को या तो दोनों के हेड को। यस सुनो, आपको पता है ये टेल है, ये इसका टेल है। तो करने का तरीका क्या होगा, आप ए को उठा करके यहाँ ले आओ ट्रांसलेट करके। यस सुनो, बोलो समझ में आ रहा है क्या? या फिर आप बी को उठा के यहाँ चले जाओ ट्रांसलेट करके। पैरेलल ट्रांसलेशन से वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नहीं. एवरीवन? ठीक है, Yes, sir. अब जब तुम ऐसे कर लिए, अब देखो दो एंगल बन रहा है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो जो छोटा एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर। यानी कि अगर मान लो ये पी वेक्टर है और दोनों का तुमने टेल कॉन्साइड करा दिया,
और ये क्यू वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में जो छोटा एंगल होगा अल्फा, यही होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर। देखो यहाँ पे दो एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो जो छोटा एंगल है उसको कंसीडर करना है। क्लियर हो गया? ये तब करना जब दोनों के टेल को तुम कॉन्साइड करा चुके होगे। ठीक है, बोलो क्लियर है? ओके सर। या फिर दोनों के Yes, हेड sir. को, सेम बात दोनों के हेड के लिए, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक ऐसा। तो अब ये जो छोटा एंगल होगा दोनों के हेड को कॉन्साइड कराने के बाद ये वही होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर, द एंगल बिटवीन द वेक्टर। आगे बढ़े क्या? बोलिए, क्लियर हो गया एंगल बिटवीन द वेक्टर? और बात करने का जरूरत है क्या? ये एंगल तो छोटा ठीक है, नहीं है। क्या चीज बोलो? तो सर जो आपने हेड टू हेड टच कराया है उसमें जो थीटा है वो अंदर वाला होगा या बाहर हाँ वाला? हाँ हाँ, छोटा वाला, छोटा वाला। इन दोनों सर में कौन सा इसमें छोटा भी वाला वही है? होगा। हाँ वही होगा, सेम चीज, छोटा वाला एंगल। ठीक है, ओके सर। चलो आगे बढ़े क्या? एक दो सवाल कर लेते हैं बेसिक Yes, बेसिक, sir. ताकि आपको क्लियरिटी हो। चलो देखो, मान लो आपसे सवाल पूछा जाए, दो डायग्राम बना रहा हूं मैं। मान लो ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है। स्टॉप हो गई स्क्रीन। एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। सर स्क्रीन फ्रीज हो तो गई है। स्क्रीन लैग कर रहा है। अच्छा, स्क्रीन लैग कर रहा है क्या? अभी विजिबल है? देखो, इज इट No, विजिबल sir. टू यू? नो सर। No, इज sir. इट विजिबल टू यू? एक सेकंड। Sir, now visible. एक सेकंड। अब देखो विजिबल है? Yes, sir. विजिबल है क्या? अब बताओ दोनों के बीच का एंगल बताओ, पी वेक्टर Yes, क्यू sir. वेक्टर, बताओ दोनों के एंगल। जल्दी फास्ट, क्या एंगल है दोनों 30 के बीच? Sir, question क्या? हाँ, इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा हूँ मैं, 30 पी और क्यू के बीच। 30 डिग्री जल्दी होगा जल्दी ना बताओ। सर? बाहर वाला सर। 30 degree. 30 डिग्री 30 डिग्री या 150 डिग्री? यस सर 150 नहीं 150 लग रहा है? 150. बाहर वाला होगा सर। 150 होगा ना? हाँ 150 होगा ना? 30 डिग्री होगा ना सर? 30 डिग्री हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या होगा? 30 डिग्री अभी Sir, 150 बोल रहे थे कई लोग। 30 degree. 30 डिग्री, ठीक है ठीक। चलो क्यों हुआ 30 डिग्री? चलो बताओ। सर, क्योंकि 150 में क्या टेल से दिक्कत है, टेल पहले ये कोलाइड बताओ। करना चाहिए। Sir, इन दोनों हाँ के टेल हेड से को टेल, तो ज्वाइन क्या हम इसको करो. आगे बढ़ा दे ऐसे? हाँ, इन दोनों इसको आगे बढ़ा दे, क्या पी वेक्टर को पी वेक्टर चेंज नहीं होगा क्या? ये दो टेल हो गया और ये छोटा एंगल 30 डिग्री। समझ में आ गया क्या? चलो Yes, sir. तो एक सर और सवाल है। Yes, sir. हेड टू हेड करेंगे तो 150 नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं होगा, करके देखो, करके देखो ना, ये होगा हेड भाई टू हेड, छोटा वाला एंगल भी लेते हैं। छोटा वाला एंगल। हाँ 30 ये है। बनेगा ना, 30 आएगा ना? हाँ सर। यस और नो? चलो एक और सवाल ले रहे हैं। यस सर। मान लो ये पी वेक्टर है, देखो ये पी वेक्टर है मान लो, और ये है क्यू वेक्टर। ठीक है, और ये एंगल है 30 डिग्री। बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है? 150 डिग्री 150 150 degree. 150 डिग्री। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़ाएंगे ये एंगल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बेसिक बेसिक था लेकिन अच्छा चीज है। चलो एक और सवाल। मान लो ये वेक्टर है, ठीक, और ये है बी वेक्टर, ठीक,
और ये है 37 डिग्री। दिस एंगल इज 37। बताओ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। 143 डिग्री। जल्दी फास्ट, बाकी लोग। 143 143 कौन सा एंगल होगा पहले ये बताओ। क्या ये वाला होगा या ये वाला होगा? क्या ये वाला एंगल होगा? यस स्मॉल सर, वाला। सर स्मॉल वाला। ये कितना होगा? 180 माइनस 37 कितना आएगा ये? 143। ठीक है। अच्छा चलो मान लो ये पी ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है, और ये है सी वेक्टर। ठीक। और ये एंगल है 30 डिग्री। मैंने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। एक मिनट, ट्विंकल से कौन ज्वाइन हुआ है? प्लीज माइक ऑफ करो अपना। 30 डिग्री सर, 30 डिग्री। हाँ जल्दी सभी लोग, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल सर बताओ। 30 डिग्री। ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल यस सर 30। पक्का? अच्छा ए एंड बी, ए और सी के बीच का एंगल क्यों? क्या इसको डिस्प्लेस कर दे और इसको आगे बढ़ा दे, सही है। अच्छा ए और बी और सी के बीच का एंगल बताओ। 60 डिग्री। बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, 120। बी और सी के बीच का एंगल ठीक से देखो। 50। 60 डिग्री सर, 60 डिग्री। हाँ 60। 160 डिग्री। सॉरी 60। क्या होगा बी और सी? ये हेड है ये टेल है, ऐसे नहीं निकलेगा। आगे बढ़ाएंगे क्या? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया क्या? अच्छा ए और बी के बीच का एंगल, 90 डिग्री। ए और बी 90 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा? क्या यही होगा थीटा? यस और नो? यस अब ध्यान से सुनो, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ इसका मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। अगर थीटा 180 डिग्री हुआ इसका मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर एंड बी। एंटी पैरेलल। अब ध्यान से सुना, अब सोचो ए को फिक्स रख रहे हैं, अगर मैं थीटा को बढ़ाता चलूं तो यहाँ पे कितना एंगल आएगा? 90 डिग्री। 90। और यहाँ पे 180 180। उसके बाद यहाँ पे पाई माइनस थीटा। मतलब आप बताओ, नहीं एक बताओ, थीटा को मैं 0 से लेकर के बढ़ाता चला गया, ऐसे बढ़ा रहा हूँ। एक मिनट पहले ये बताओ, थीटा को मैं 0 से बढ़ाता चला गया, मान लो ऐसे समझो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो थीटा 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ गया पहले ये बताओ। यहाँ से 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ गया थीटा? 180 तक पहुंचा क्या? अरे पहुंचा या नहीं पहुंचा? यस सर। अच्छा अब जैसे मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, अब कौन सा एंगल होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर? सर नीचे वाला जो कम होगा। नीचे वाला। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा और 180 से छोटा या 180 के बराबर है। इससे बाहर का एंगल नहीं आ सकता। सोच के देखो, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर is always lies in this range। बोलो कोई दिक्कत है क्या? दो वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ से यहाँ लाई करेगा। क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल 220 डिग्री हो सकता है? नो नो सर। नहीं हो सकता। क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल
183 डिग्री हो सकता है? नो नो नहीं हो सकता। No, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का लेक्चर तो यहीं पे खत्म हो गया, मतलब 10 बज गया ना अराउंड। कितने मिनट का लेक्चर था? 1.5 10 तक का टाइम दिया हुआ है। 10:15 तक का टाइम दिया क्या? क्या बात कर सर रहा है? लिंक जो आई है उसमें यही लिखा है। सर 10 बजे से। सर 1 काफी है। अच्छा। 10 बजे। सिर्फ 10 बजे तक था। 10 o'clock हाँ 10 o'clock शायद मेरे को तो ये बोला। चलो ठीक है, एक चीज और समझ लो थोड़ा सा, तो यानी एक चीज यहीं पे इसको कंक्लूड कर रहे हैं फाइनली। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कहां से कहां लाई करेगा? 0 से लेकर के 180 ठीक है। थीटा 0 हो भी सकता है जब पैरेलल हो, 180 जब एंटी पैरेलल, उसके बीच में। इससे बाहर कोई थीटा नहीं पॉसिबल है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलो, तो वेक्टर बेसिक बातें समझ में। आज हम लोग ने बहुत बेसिक पढ़ा क्योंकि आपका पहला क्लास था। ठीक है, जैसे जैसे आपका रिस्पांस आते जाएगा मैं लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा और रफ्तार भी अपन बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, शुरुआत के कुछ क्लास थोड़ा बेसिक चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जेई के लेवल के क्लासेस PYQs अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बताइए, हाउ वाज द क्लास? अच्छा वेरी गुड सर वेरी गुड। ऑसम सर, ऑसम सर। बढ़िया लगा? अमेजिंग। पसंद आया? Yes, sir. यस सर। चलो चलो फिर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट। ठीक है सर, शुक्रिया। गुड Good night. नाइट, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।